हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 9 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से। देखिए एडिटोरियल पेज पे ये दो आर्टिकल्स ऊपर वाले, जो शाहीन बाग वाला जो केस था ना, जिसमें उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट से रिलेटेड था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पे अपनी सुनवाई की है, कुछ बातें कही हैं। उनमें एक बात जो कही है उसके ऊपर ही दोनों आर्टिकल्स हैं कि भाई पब्लिक प्रोटेस्ट आप करना चाह रहे हो तो बाकी पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब करते हो। जैसे कि रोड पे आप प्रोटेस्ट क्यों करते हो, जिसकी वजह से जो लोग आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं प्रोटेस्ट में, उन लोगों की जो कॉमन मैन है, जो रोड्स हैं, उन पे ट्रैफिक तो जैम मत करो एटलीस्ट आप। तो उसको लेकर के ये दोनों आर्टिकल्स हैं। ये कह रहे हैं कि बोले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चीज़ बोली है ना, इस चीज़ में कहीं ना कहीं जो वाकई में जो दिल्ली का फोकस था वो तो देख लिया, बाकी जो ये प्रोटेस्ट रोड पर ना आए तो उसके पहले सुनवाई भी नहीं होती है। अब कहने को तो ये कहा जाता है कि स्पेसिफिक कुछ प्लेसेज है वहाँ पर जाकर के आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करो, बट यहाँ पर राइटर दोनों तरफ क्या बोल रहे हैं दोनों आर्टिकल्स में कि अगर जो स्पेसिफाइड लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल रामलीला मैदान और ऐसे, तो यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, बट उसका जो वाकई में जो इफ़ेक्ट जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। तो इसमें अपन देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से और इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी बातें और बोल रहे हैं कि आज हम डेमोक्रेसी हैं, डिसेंटी अगर शो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें अपन देखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। यहाँ पर इंश्योर फेयर प्ले, अभी गूगल ने अपनी एप्लीकेशन स्टोर से जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो ना, तो वहाँ पर कुछ एक एप्लीकेशन पे जो चार्ज पेड है, तो उन पर टैक्सेस को 30% तक राइज करने की बात की है गूगल ने। ठीक है, तो इसके चलते ही पेटीएम ने अपना खुद का एक प्ले स्टोर अलग से लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर आर्टिकल में ये है कि भाई कंपटीशन को प्रोटेक्ट करो, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर को प्रोटेक्ट मत करो। राइट, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये वाला आर्टिकल भी देखेंगे, जर्नी एंड द प्राइस। अभी जो कल मैंने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया है, आप प्लीज़ वो देख लो। वो अगर आप देख लोगे तो ये आर्टिकल आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें इतनी सी इम्पोर्टेंट बात है कि केमिस्ट्री में अभी तक जब से नोबेल प्राइजेस देने की शुरुआत हुई 1901 से, तब से लेकर अब तक 7 वुमेन को ही मिली है ये प्राइज़, और उनमें से 2 अभी करंटली जो केमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए जिनको मिली है, जिन्होंने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी साबित होने वाली है। हाँ, कंसर्न एक है कि डिज़ाइनर बेबी लोग डिज़ाइन ना करवाने लग जाए, जैसे चाइना का केस मैंने बताया था एक्सप्लेन पेज में, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसको अपन कल ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल अपन अच्छे यहाँ पर मैंने बता दिया जो इसका क्रक्स था। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल है कि पीपीपी मॉडल को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं कोविड-19 के बाद में। ये जो अब जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स। तो उनमें क्या कमियां हैं, 2-3 चैलेंज यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम रेक्टिफाई अगर कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगा और ग्रोथ भी इंश्योर हो जाएगी। तो ये आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइडिया पेज पे देखें अगर, तो आइडिया पेज पे ये दोनों तो देखो, हाथरस वाला जो केस हुआ था अभी उससे रिलेटेड है। ये नीचे वाला आर्टिकल में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पर तो क्या बताया जा रहा है कि पुलिस में रिफॉर्म की ज़रूरत है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग, तो वुमेन के अगेंस्ट जो रेप केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो केसेस का जो डिस्पोजल है वो बहुत ही डिलेड हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा, क्योंकि स्टाफ की कमी है। दूसरा, पुलिस की तरफ आप देखोगे तो पुलिस में इन्वेस्टिगेशन और साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो दोनों की ड्यूटी है वो पुलिस पर ही डाली हुई है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पुलिस में रिफॉर्म से रिलेटेड। देखो, आर्टिकल्स को आप कंबाइन किया करो। जैसे पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो पुलिस से रिलेटेड पीछे जितने भी आर्टिकल्स अपन ने डिस्कस किए ना, वो आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए, आप रिवाइज करते रहा करो उनको। ठीक है, उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी बात आए, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी बात आए, तो पुलिस का जब भी नाम आप लिखो तो वो 2-3 पॉइंट एक साथ एक बार में लिख करके पैराग्राफ कंप्लीट कर दो, वो इफेक्टिव रहता है फिर आंसर में।
ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पुलिस में ओवरऑल चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जो ब्रांच है वो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली ब्रांच है उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितने भी केसेज आ रहे हैं उन केसेस में से 30 to 40% केसेस को तो फास्ट ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को डिस्पोज करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि 30 से 40% केसेस को अगर हायर अथॉरिटी जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनकी विजिलेंस में अगर ये 30 से 40% केसेस जल्दी जल्दी डिस्पोज होते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो अभी जैसे हाथरस वाला केस है, ये केसेस वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेव होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इमेज भी इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब होती है। दूसरा, लोकली हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे प्रोवाइड कर रखे हैं उनको भी हार्म पहुंचता है। तो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है ओवरऑल वे में, तो वहाँ पर हमें बहुत जल्दी डिस्पोजल करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात ठीक है कि जुडिशरी में स्टाफ की कमी रहती है, बट स्टाफ की कमी रहती है पर फिर भी हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि इन केसेस को जल्दी से जल्दी टैकल करें। ठीक है, फिर बचे हुए केसेस जैसे आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है, रिफॉर्म्स लेकर के आने की जरूरत पुलिस में और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे आप रिलाय करो। ठीक है, यहाँ पर ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप देख लेना एक बार, माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं। राजस्थान में जो विशाखा केस आया था उसकी बेसिस पे तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस जो लॉ आया उसकी बात की जा रही है कि किस तरीके से एक रेवोल्यूशन का काम किया गया था उस केस ने। इसी तरीके से आप देखोगे भंवरी कांड हुआ था राजस्थान में एक, ठीक है, तो उन्होंने भी सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया, तो एलिट क्लास के लोगों ने किस तरीके से उनको कॉन्स्पायर करके मार दिया था और आज तक पता नहीं पड़ा कि किसने क्या किया। कुछ एक दो लीडर्स को जेल हो गई, बट बात यह है कि ये चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में वुमेन को मार्जिनलाइज्ड वे में देखा जाता है वो चीज़ आज तक कॉमन है और इस चीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए बहुत से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर बोला जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 इन्वॉल्व है कि राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंडर में जो विक्टिम है हाथरस की, जो कि दलित फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके घर वालों को ये भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कर सके। साथ में पुलिस ने हैस्टी वे के अंदर जल्दबाजी में उसका क्रिमेशन कर दिया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ठीक है, कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व है वो सारी डिटेल है, तो आप एक बार यहाँ देख लेना इन आर्टिकल्स को दोनों को, क्योंकि आज आर्टिकल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। यह आर्टिकल बहुत अच्छा है, बिल ऑफ एक्सक्लूजन। अभी ART बिल इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी के द्वारा सितंबर 14 को। तो उस बिल में और सरोगेसी जो बिल आया था 2019 वाला, जो कि अभी तक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया है, तो ऐसे करके इन दोनों बिलों के साथ में लेकर के आर्टिकल अच्छे से एलेबोरेटेड वे में समझाया हुआ है। ये लॉ एक्सपर्ट है, लंदन में काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा इस आर्टिकल में कि किस तरीके से ब्रिटिश सोसाइटी है वो किस तरीके से मोल्ड हो चुकी है, और वो ही कहीं ना कहीं इनकी सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आर्टिकल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं और किस तरीके से मेडिकल इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता है, जहाँ पर इनफर्टिलिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और साथ में जो कम्युनिटी जिनको अब आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर दी जा चुकी है, LGBT ट्रांसजेंडर्स जिनको बोलते हैं, तो उनको कैसे एक्सक्लूड किया गया है इस बिल में, ये डिटेल अपन चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल वही शाहीन बाग वाला, कि जिसमें शाहीन बाग में सिट इन प्रोटेस्ट हुआ था, मार्च में ख़त्म हो गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पे सुनवाई करते हुए कहा कि भाई सिट इन प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, बट दैट डजेंट मीन कि आप रोड पर आओ। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने जो प्रोटेस्ट किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबाउट सिटीजनशिप उससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर आर्टिकल ये बोल रहा है कि लॉ जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करने वाला नहीं था, इसलिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। अब पॉइंट ये आता है कि प्रोटेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप ये प्रोटेस्ट कर सकते हो ऐसे स्पेसिफाइड प्लेसेस पे जहाँ पे लोकल जो पब्लिक है उसका मूवमेंट जो है वो ज़्यादा इंटरप्ट नहीं हो। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल पहले से पता है। इसको एंटी नेशनल भी बता दिया, पुलिस ने भी अपनी जो चार्जशीट पूरी 17,000 पेजेस की सबमिट कराई थी, वो एक एक डिटेल अपन माइन्यूटली चेक कर चुके हैं ऑलरेडी।
यहाँ पर पॉइंट इतना सही आता है कि भाई प्रोटेस्ट जो हमने दिल्ली से शुरू किया था वो हमारा राइट टू डिसेंट के अंडर था, कि हम अगर किसी भी कानूनी तौर पर किसी भी सरकार के की हुई एक्टिविटी से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है या फिर हम उनसे कंसेंट नहीं रखते हैं तो हम अपना डिसेंट तो रजिस्टर करा ही सकते हैं। तो डिसेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दो कि भाई सरकार के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो वो एंटी नेशनल है। भाई वहाँ पर स्कोप रहता है नेगोशिएशंस का, कि आप बातचीत करो, बैठो, और जो कमियां उस बिल में है, जो कमियां उस पूरे प्रोविज़न में है, उसको हटाओ। तो यहाँ पर आप रूल की इनफ्लेक्सिबिलिटी को आप एक तरीके से इम्पोज नहीं कर सकते हो। रूल तो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। आज शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए उसका रिजल्ट आप थ्रू आउट इंडिया देख सकते हो, चाहे धनबाद में देखो, चाहे कलकत्ता में देखो, चाहे आप गिरीद में देखो, हर जगह पे कहीं ना कहीं एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखी गई थी कि जहाँ पर भी मुस्लिम डोमिनेटेड नेबरहुड था वहाँ पर इस तरीके की आपने सॉलिडारिटी देखी होगी कम्युनिटीज़ के बीच में, कि साथ में आकर के इस एक्ट का या फिर इस लॉ अमेंडमेंट का मतलब एक तरीके से उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया। तो पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि भाई पब्लिक स्पेसेस की आप बात कर रहे हो तो पब्लिक स्पेसेस क्या कहीं कंसेंसस के लिए होती है कि आओ बैठो सब बात हाँ में हाँ मिला दो कर जाओ। वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए लोग अगर आते हैं या फिर अपनी जो ओल्ड इनइक्वालिटीज़ का वो जो सामना करते आ रहे हैं लगातार, उनके साथ असमानताएं होती रही है, डिस्क्रिमिनेशंस जो होते रहे हैं, अगर उनको कोई सुनेगा नहीं तो वो तो रोड पे ही आएंगे ना। यहाँ पर ये राइटर बोलना चाह रहे हैं। बट पॉइंट इतना सा आता है, अपन तो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि भाई पीसफुली करो, आप सेफली पॉइंट ऑफ व्यू से करो, और पब्लिक को कहीं पर भी हार्म नहीं होना चाहिए, पब्लिक मूवमेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रोड ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। आपके पास में पार्क अवेलेबल है, कोई भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ पर जाकर अपना डिसेंट रजिस्टर करा सकते हो, अपन तो ऐसा बोलेंगे, राइट। बट आर्टिकल जो बोल रहा है वो मैंने क्रक्स आपको दे दिया। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी इसी से रिलेटेड है। ये राइटर हैं TM कृष्णा। इन्होंने अच्छे से शुरुआत की है। इक्वालिटी की जब बात आए ना, जब कॉमन्स की बात करें तो ये अपन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है वो कैसे देखो, चेन्नई में तमिल सिनेमा में पोरम्बोकू करके एक टर्म रिपीटेडली यूज होती रहती है, और वो पोरम्बोकू जो है ना वो एक अब्यूज़ की तरह यूज होता है, जबकि रियलिटी ये है कि पोरम्बोकू बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है द कॉमन। अब जहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, हर जगह पर इक्विटी प्रमोट करने की बात करते हैं, उस केस में अगर हम कॉमन टर्म को यूज़ करें, यार तो कॉमन ही है, कुछ तेरे में स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब तो ये हो गया हम अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आज अगर अपन देखें, आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे NCERT में कॉन्सेप्ट कॉमन्स, ठीक है, कॉमन रिसोर्सेज, रिवर्स, लेक हो गई या ग्रेजिंग लैंड्स हो गई, मैंग्रूव्स हो गए, मार्श लैंड्स हो गई, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमारी सोसाइटी में कॉमन्स है। ये किसी एक का राज नहीं चलता, इन पे सबका शेयर रहता है। इसी तरीके से आप शहरों में देखो तो स्ट्रीट हो गए, पार्क्स हो गए, बीचेज हो गए, ग्रेवयार्ड हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सबको मिलती है। वहाँ पर देखो ये भी एक तरीके से पोरम्बोकू ही है। ऐसे ही आप दूसरी जगह जाकर के देखो तो हर जगह पे जहाँ पर भी हम कंट्री वाइड डेमोक्रेटिक वे के अंदर जहाँ पे पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, जैसे कि चाहे रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, नेशनैलिटी कुछ भी हो, हम वहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो तो चीज़ अच्छी है ना। और वही चीज़ हम अपील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमेशा। तो कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या कहीं ना कहीं मॉरल पॉलिसिंग के बेसिस पे कि भाई अभी फ़िलहाल हमारा एथिक्स इस तरीके का चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करो, तो वो चीज़ें जो होती है डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही शाहीन बाग वाला बात कि भाई वहाँ पर जो जगह थी वो भी तो कॉमन ही थी। अब यहाँ पर देखो राइटर, मैंने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस कर दिया, क्लियर कर दिया था ना कि रोड पर आकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर वो बोल रहे हो वो पोरम्बोकू ही है, बैटल ग्राउंड है वो तो अपने हमारे यहाँ पे। अब इसके पीछे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बोले कि अगर प्रोटेस्टर्स नहीं आएंगे प्रॉपरली अपनी बात को रखने के लिए, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और वो पीसफुली महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी इनकी फ़ोटो लेकर के फिर बाद में प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप अपनी तरफ से ही उसको ये डिक्लेयर कर दो कि भाई वो पब्लिक प्लेस राइट नहीं थी जहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करना सही था। ये तो मैकियावेली की ट्रिक्स हैं, जो कि उनकी बुक है ना द प्रिंस, आपने पढ़ी होगी, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो डेफिनेटली आएगी। मैकियावेली बहुत ही अच्छे मतलब स्कॉलर रहे हुए हैं, जैसे अपने यहाँ पे चाणक्य थे ना, एग्जैक्टली
तो मैकियावेली को तो वहाँ का चाणक्य बोला जाता है और हमारे यहाँ पर चाणक्य को इंडिया का मैकियावेली बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों ने यहाँ पर जो स्टेट को चलाने के लिए, जैसे चाणक्य की बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र, तो स्टेट को कैसे चलाना चाहिए आज आप एथिक्स में पढ़ते हो उसके बारे में। इसी तरीके से मैकियावेली की द प्रिंस, इसका भी कहीं ना कहीं आता है, एथिक्स में भी आता है इसका नाम। तो इन्होंने ये बताया राइटर ने कि भाई मैकियावेलियन टाइप आप चीज़ें लेकर के आओगे, आप ट्रिक लगा करके कैसे भी करके जो हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है या फिर जो प्रोटेस्ट करने का राइट है उसको डिमोलिश कर दोगे, तो वो कहाँ तक चलेगा एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो जुडिशरी ने भी ये चीज़ इंटरप्रेट की है कि भाई आप इस तरीके से रोड पे काम नहीं कर सकते हो या रोड पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो जहाँ पर कि आप नॉर्मल पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करो या पब्लिक मूवमेंट को आप रोक दो। अब यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं, भाई आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, अब दलित या फिर कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन है जिसने डिस्क्रिमिनेशन देखा है, अगर वो प्रोटेस्ट करता है तो उसको तो आप रोक देते हो, और दूसरी तरफ उसी धरने पे कोई एलिट क्लास या पॉलिटिकल लॉबी वाले जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं, मेजॉरिटी वाले लोग जो बैठ जाते हैं, आप उनको कुछ करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर जो आप ये लैबिरिंथ दिखा रहे हो ना, ये जो आप कन्फ्यूजन दिखा रहे हो भूल-भुलैया वाली बात की कभी हाँ कभी ना, तो उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पार्ट 3 इक्वालिटी की बात करता है, माइनॉरिटीज़ की बात करता है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है, अब गवर्नमेंट, पुलिस, स्टेट, ये इंस्टीट्यूशन, इनके अगेंस्ट में अगर बात करें, इन्होंने कोई भी काम किया और इनके अगेंस्ट में जाकर के कोई बात अगर उठा दी किसी भी प्रोटेस्ट में, तो उनको तो स्टेट जो है क्रश कर देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट या कोई स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिसी बना रही है, उसके अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। बस यही चीज़ें रिपीट हो रही है घुमा फिरा के, कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो एक स्पॉन्टेनियस था, किसी ने ना तो कोई टारगेटेड वे के अंदर किया कि भाई आप इस यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। दिल्ली में शुरुआत हुई, फिर उसकी लाइनें कोलकाता तक भी पहुँची, इधर धनबाद में भी पहुँच गई। अलग अलग रीजन्स में प्रोटेस्ट देखे गए जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई या साथ में आए वो लोग। तो वही चीज़ें हैं, अवेयरनेस था इसके अंदर, लोगों में जागरूकता आई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और उसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस है, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस वजह से उन्होंने रोड्स पर आने से ऐसे रुके नहीं फिर वो। दूसरा, स्लोगन्स और इस तरीके से लाए जाते हैं। इस तरीके के प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, उनसे यहाँ पर राइटर के अकॉर्डिंग ये होता है भाई फार्मर्स और लेबर्स को जो अटेंशन मिलती है ना, वो ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से ही मिलती है। ठीक है, अभी सिमिलरली अपन ने देखा अभी रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स जो आए 3, ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी पंजाब में भी तो प्रोटेस्ट हुआ ही था ना, तो वो भी तो रोड पे ही आए थे। तो ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस वही है कि भाई डेमोक्रेसी है तो अपने आप में म्यूट डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनको खुल के बोलना चाहिए, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एम्बिट के अंदर मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल लोगों को एक साथ लाने में, बट जहाँ पर बात आती है पब्लिक प्लेसेस पे काम करने की या पब्लिक प्लेसेस पे अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहाँ पर बोलना और एक तरीके से गेट टुगेदर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी बिल्कुल म्यूटेड फॉर्म में रह जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी थ्राइव किस पे करती है? कॉमन्स पे, पोरम्बोको पे। ये है सारा का सारा। देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो जो मेन बेसिक स्टार्टअप के जो मेन एक कहते हैं ना बेस हैं, उन्हीं ने अभी ये कंपटीशन शुरू कर दिया है कि कैसे भी करके अब पैसा कमाया जाए या फिर एक्सप्लॉयटेशन अब शुरू किया जाए। यूएस की जाइंट कंपनी है गूगल, और गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे आज कितने ही हैं, यूट्यूब भी गूगल का ही है, ऐसे ही बहुत सारी, और गूगल का अल्फ़ाबेट है मेन कंपनी, आपको पता होगा पेरेंट कंपनी। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियों का बेस क्या है, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म्स। अब गूगल ने क्या डिसाइड किया है, बोला कि अब से हम जितने भी ऑल ऐप परचेज होते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो उन पर हम 30% कमीशन लेना शुरू करेंगे। अब गूगल तो ये बोलता है कि भाई अभी तक ओवरऑल जितना भी डाउनलोडिंग होती है ना गूगल से, उनमें से केवल 3% जो डेवलपर्स हैं ना,
वो ही कहीं ना कहीं अपने डिजिटल गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, बाकी फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं वहाँ पे। तो फिर बोलते हैं, बोले 3% में भी केवल 3% में भी 97% तो ये कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं फ़ी। तो बचे हुए केवल 3% के भी 97 तो पे कर रहे हैं। बोलो 3%, बोलो माइन्यूट सा सेगमेंट है जिन पे हम 30% कमीशन लगाने की बात कर रहे हैं। बट इससे मूव ने एक आउटरेज, एक गुस्सा एक तरीके से ब्रॉडर स्टार्टअप्स में शुरू कर दिया है। क्योंकि आज आप देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस अपन डाउनलोड करते हैं, जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, तो ये भी तो एप्लीकेशन किसी स्टार्टअप ने ही बनाई होगी ना। तो अगर इनसे कमीशन लेना शुरू करेंगे तो अपन क्यों डाउनलोड करेंगे इनसे, आप बताओ खुद ही। आप भी कभी डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि भाई सस्ते में कौन सी मिल रही है और कम से कम मेमोरी के अंदर, कम से कम फ़ोन में स्टोरेज ऑक्यूपाई करे, ये 2-3 चीज़ें आप प्रायोरिटी देखते हो। तो वहाँ पर अगर स्टार्टअप्स को डिस्करेज किया जाएगा तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं वो हो सकता है। इस बात से गुस्से में आकर पेटीएम ने तो अपना खुद का एक कंप्लीट प्ले स्टोर, अलग से ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। बाकी आपको पता ही है सैमसंग का इनका अलग अलग अपने आप ही आता है, गैलेक्सी ऐप स्टोर, ये सारे। तो यूएसए में तो ये चीज़ ऑलरेडी बात उठाई जा चुकी है, बल्कि अमेजॉन, एप्पल, गूगल और फेसबुक, जिसको गाफा बोलते हैं, गाफा टैक्स भी लगाया गया था यूरोप में, ध्यान होगा आपको। इस तरीके से आप अपडेटेड रहो प्लीज़, क्योंकि इसी तरीके से ये गाफा जो टैक्स है यहाँ पर आपके क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं इनकी देखो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस होना शुरू हो गई है, मोनोपोली हो गई है। तो यूएस के लॉ मेकर्स भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन्स के मार्केट में डोमिनेट ही गूगल का एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म कर रहा है। आप भी अभी एंड्रॉयड फ़ोन में ही देख रहे होंगे ज़रूर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि कंपटीशन को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, किसी एक कॉम्पिटिटर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ गूगल पे है, दूसरी तरफ पेटीएम है, दोनों के दोनों क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमें इक्वालिटी परफॉर्म करने की ज़रूरत है, इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट तभी प्रॉपर काम कर पाएगा जब कंपटीशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि किसी एक कॉम्पिटिटर को प्रोटेक्ट करेंगे। बस यही चीज़ बताई जा रही है मेनली। तो गूगल का ये इशू किस तरीके से मोनोपोली आ जाती है, और डिजिटल इंडिया की बात भी कर रहा है तो वहाँ पर भी ये इशू है। हम कंसर्न जब भी आए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, री इमेजिनिंग द पब्लिक प्राइवेट। यहाँ पर राइटर शुरुआत तो इसी से करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पब्लिक प्राइवेट सिस्टम की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप की, उसकी एक मिक्स्ड स्टोरी रही है, जहाँ पर कभी तो प्राइवेट सेक्टर फ़ायदे में रहता है तो कभी गवर्नमेंट सेक्टर फ़ायदे में रहता है। कभी आप देखोगे तो दोनों में कहीं ना कहीं दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो कहीं दोनों में ही लॉस रहता है। तो कुछ एक ही नोटेबल सक्सेस हैं, बाकी ज़्यादातर में आप जो मेन टारगेट जो होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हम पब्लिक वेलफेयर इंश्योर कर सकें, प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कि हम बेनिफिट गेन कर सकें। ये दोनों चीज़ें, दोनों को एक साथ मिलना बहुत ही कम केसेस में हुई है। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जहाँ आज प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में 40% होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, जिसमें ये बताया गया कि आने वाले टाइम तक 2040 आने तक इंडिया में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात की जाए तो $4.5 ट्रिलियन का पार्टिसिपेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। तो आप करंटली देखोगे तो केवल 20% पार्टिसिपेशन ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि 40 से कितना कम है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो वहाँ पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को हमें टैकल आउट करने की ज़रूरत है, और इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस या दो रिफॉर्म्स हमें लाने की ज़रूरत है। पहला, रिफ्रेशिंग इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़, जिससे कि फाइनेंस का जो चैनल है वो क्लियर हो और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना शुरू करे। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको रिफ्रेश करो फाइनेंस को लाने के लिए। दूसरा, हमें एक स्टेबल, ड्यूरेबल और एम्पावरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है प्राइवेट प्लेयर्स को, जिससे कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में काम करें। ये बहुत डेटा भी देखो इम्पोर्टेंट है और ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। अब
प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है, रीइमेजिन करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पहले कमेटी नहीं है या किसी ने रिकमेंडेशन नहीं दी। विजय केलकर कमेटी ने टाइमली ये चीज़ बताई, 2015 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी थी और इन्होंने ये बोला कि पीपीपी मॉडल की पर्टिकुलर बात करें तो हमें एक तो गवर्नेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लॉज टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन सी चीज़ टाइम पे हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर और किस तरीके से हो रही है, वो चीज़ प्रॉपर हो रही है कि नहीं। दूसरा, कौन से इंस्टीट्यूशन वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। विजय केलकर कमेटी ने ये 3-4 पॉइंट इस पर्टिकुलर सेगमेंट पीपीपी मॉडल या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए सजेस्ट किए। तो रिपोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल करके अपने रिकमेंडेशंस दी कि कैसे पीपीपी एनवायरनमेंट को हम कंड्यूसिव बना सकते हैं और फॉर्म्स के लिए कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर आओ और इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट को, आपको फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि कैसे भी करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, स्टेट का वेलफेयर हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा सकती है। अब बात ये आती है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जब रिफॉर्म की, रीडिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो देखो, प्रॉब्लम आ रही है कि जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर हमारे इन्वेस्ट करने आता है तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। एक तो क्या, जो हमारा कल्चर है ना अभी, या फिर जो एटीट्यूड है जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ एक दूसरे को ज्वाइन करती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। केलकर कमेटी ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हम रखते हैं ना, गिव एंड टेक, कि भाई तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरा काम कर दूंगा, तो वो तो आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये चीज़ भी तो ध्यान रखो ना कि उस प्रोजेक्ट से आउटकम क्या आ रहा है, क्वालिटी भी तो देखो प्रोजेक्ट की। क्वालिटी से क्या होगा कि जो वाकई में गवर्नमेंट चाहती है वो चीज़ हुई कि नहीं, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर ने वो चीज़ वाकई में डिलीवर की कि नहीं। अब आप एक चीज़ बताओ, किसानों से आप ज़मीन ले रहे हो, लैंड एक्विजिशन आप कर रहे हो और वहाँ पर रोड की क्वालिटी ही बहुत घटिया है, या फिर बोल आप रहे हो कि 10 मीटर चौड़ाई की रोड बनाएंगे और ज़मीन आप 40 मीटर की हड़प रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट आ जाता है। तो ये जो कल्चर है ना, गिव एंड टेक, कि भाई मैंने आपको पैसा दे दिया है, आपको ज़मीन लेनी है, काम करो बस हो गया, वहाँ पर आप आउटकम को भी आप सेंट्रल गोल में रखो। दूसरा, आप देखोगे गवर्नमेंट हमेशा से क्या करती है कि एक अपना अभी जो कल्चर चल रहा है, वो गवर्नमेंट तो रिस्क नहीं लेना चाहती और प्राइवेट एंटिटी है ना, वो कहीं ना कहीं केवल रेंट सीकिंग करती है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट से पैसे लेते रहो टाइम टाइम पे। होता क्या है, लैंड एक्विजिशन अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब लैंड एक्विजिशन जैसे इश्यूज़ को तो गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए ना, गवर्नमेंट ही कंपनसेट कर सकती है, गवर्नमेंट के लॉज ही वहाँ अप्लाई होते हैं। पर होता क्या है, गवर्नमेंट बोल देती है भाई प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आप जाओ, लैंड ले लो, ये ज़मीन है, इधर से अपने को रोड बनानी है या इधर से अपने को रेलवे ट्रैक बिछानी है, आप उठा लो वहाँ से ज़मीन, ले लो, खरीद लो। अब वो डील करेंगे फार्मर से, तो फार्मर क्या उनको एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। तो गवर्नमेंट का जो रिस्क अवॉइडेंस एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए, तो प्राइवेट एंटिटी का रेंट सीकिंग एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए। इसके साथ में पीपीपी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पर लेजिस्लेशन भी नहीं है, तो एक कानून लाना चाहिए जो कि एक रोबस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, प्रोसीजरल कंफर्ट प्रोवाइड करेगा सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कि उनको कम से कम रोल तो उनका क्लियर आउट हो जाएगा ना कि हाँ वाकई में उनका रोल क्या है। इसके अलावा जब प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, उनको एक कंफर्टेबल या एक वेल टारगेटेड वे में, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, यूपीएससी की बात, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको सिलेबस प्रॉपर वे में ना मिले तो क्या आप तैयारी कर सकते हो? बस बोल दे कि ओपन एंडेड एग्जाम है भाई, आप तो सब कुछ पढ़ो, तो यूएसए की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं। सिलेबस होगा तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा, तो आप वहाँ पर इनोवेशन भी लेकर के आओगे। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए जब प्रॉपर वे में एक वेल डायरेक्टेड लेजिस्लेशन होगा तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे और दोनों स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। इसके साथ में एक स्टेबल सिस्टम प्रोवाइड की जाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई से लेकर टेलीकॉम तक होता है और उनका टाइम पे डिज़ाइन हो, एग्जीक्यूशन हो, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को फ्लेक्सिबिलिटी भी दो, तो साथ में एक रोबस्ट एनवायरनमेंट भी दो। इसके अलावा जो भी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, वहाँ से हमें की टेक अवेज लेने चाहिए, जैसे कि एक तो रेवेन्यू टाइम पे उनको मिलता रहे, रेवेन्यू फ्लो एश्योरेंस होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया,
फंडिंग की शॉर्टेज है और वो फंडिंग टाइम पे नहीं होती है तो वो प्रोजेक्ट डिले होते जाते हैं, 15 के 25 साल में होते रहते हैं। इंडिया का ये हाल है। और ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया जहाँ पर भी, जैसे श्रीलंका में, म्यांमार में, या कहीं पर भी इंडिया, बांग्लादेश में, नेपाल में कहीं पर भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है तो वहाँ पर इंडिया की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम पे नहीं होता। अब तो चलो पिछले 6-7 सालों में ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड बहुत इंक्रीज़ कर दी है। रेलवे ट्रैक्स की भी बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इंडिया में भी। बट ये जो कल्चर जो बन चुका है ना, क्योंकि पीपीपी मॉडल जब से हमारे यहाँ एलपीजी पॉलिसी आई है तब से पीपीपी मॉडल की शुरुआत हो चुकी थी लगभग, अपन कह सकते हैं। तो उस टाइम का लेकर अब तक आप देखोगे 30 साल हो गए, तो वो जो कल्चर डेवलप हो गया उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। साथ में ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर स्टेबिलिटी भी मिले। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहता है कि वहाँ पर जैसे एक गवर्नमेंट आई उसके लिए प्रायोरिटी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और दूसरी गवर्नमेंट आई उसका डैम प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना प्रायोरिटी में। तो वो जो स्टेबिलिटी, जब लेजिस्लेशन आ जाएगा ना कोई कानून, तो उससे स्टेबिलिटी मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ में अगर टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिलता रहेगा तो वो क्यों नहीं अच्छा से परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये अनफोर्सिएबल जो रिस्क बन सकती है ना ओपन एंडेड अरेंजमेंट्स में, कि हाँ भाई आप करो बस, काम होगा जो बाद में देख लेंगे, तो जिन चीज़ों को अपने हाथ में है उन चीज़ों को तो हम मिनिमाइज़ कर ही सकते हैं ना। जैसे कि कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, फार्मर्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन ना करें, लैंड अवेलेबिलिटी है ये इंश्योर की जा सके। वही 3 बातें इंपॉर्टेंटली, एक तो रिस्क अवॉइडेंस का जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो चेंज हो, प्राइवेट सेक्टर है वो केवल रेंट सीकिंग पे दिमाग ना लगाए, लेजिस्लेशन आ जाए, कैश फ्लो या फिर इनको रेवेन्यू जो मिलनी चाहिए वो टाइम पे मिलती रहे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, स्टेबल सराउंडिंग हो, ऐसे करके एक फ्रेमवर्क होगा, तब जा करके हमारी जो प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन में आती हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। आज पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं आज, तो हमें सस्टेनेबली और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बेसिस पे हम ईज़ ऑफ लिविंग भी इंश्योर कर सकते हैं सभी इंडियंस के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ मिलियन ऑफ यूथ, उनके लिए जॉब भी क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सारी एक साथ पूरी हो सकती हैं, बस एक कंफर्टेबल और इंसेंटिवाइज बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हम यहाँ पर अट्रैक्ट करें, और वो अपने खुद के गोल अचीव करें और गवर्नमेंट अपने खुद के अचीव करे, दोनों साथ आकर के। ठीक है, तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है बिल ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, अभी जो रिसेंटली 14 सितंबर को हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो इनफर्टाइल लेडीज होती हैं या फिर मेल होते हैं, कोई भी कपल के बच्चा नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, असिस्टेंस लेते हैं डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट्स का, कि हमें बच्चा चाहिए, तो फिर बाद में ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर राइटर बिल को बहुत गजब तरीके से क्रिटिसाइज़ करती हैं, और अलग अलग सेगमेंट में। अब अपन देखते हैं कैसे। देखो, एक तो एआरटी बैंक्स की बात होती है, एक क्लिनिक्स की बात होती है। क्लिनिक्स जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, एआरटी बैंक्स जिनके बेसिस पे कि भाई किसने कितना हेल्प की इस पूरे काम में, इस पूरे प्रोसीजर में। जैसे मान लो ये कपल है ए, इनकी बेबी नहीं है, तो बाहर से कोई दूसरा कपल इन्होंने बात की, वो है कपल बी, तो वो कपल बी ने ए की हेल्प की, तो उस केस में बी ने जो हेल्प की उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उनका एक क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, वो सारा मेंटेन करने के लिए तो एआरटी बैंक्स हैं, और दूसरी तरफ उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पूरा क्लिनिकली वहाँ पर क्लिनिक्स हैं। तो वहाँ पर एथिकल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हुए सेफ और वेरी प्रोटेक्टेड मैनर के अंदर वुमेन को आप क्या करते हो, मतलब उनके वॉर्म में आप एक एम्ब्रायो क्रिएट कर देते हो, ये कह सकते हैं अपन, राइट। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो बैंक और क्लिनिक्स आप बना रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन और वुमेन, इनका आप शुरुआत तो अच्छे से कर रहे हो, इनको आप मतलब एक आपका प्रोविज़न तो ठीक है, बट इसमें जो आपने जो लाइंस लिखी है ना, गाइडलाइंस, आउटलाइन जो किया है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके पहले सरोगेटरी रेगुलेशन बिल 2019 भी आया था, वो भी अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है। तो दोनों बिल्स जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप देखोगे सरोगेटरी बिल को ये कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एआरटी बिल के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको
कि वो एड्रेस करने से फेल होता हुआ दिखाई देता है। जैसे नंबर 1 कि वो ये इंडिविजुअल्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है। LGBT कम्युनिटी के जो कपल्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं उनको अलाउ नहीं करता कि वो बेबी इस तरीके से ले सकते हैं ART के थ्रू, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आप इस तरीके से 27 मिलियन इनफर्टाइल इंडियन कपल्स को आप अवॉइड कर रहे हो या फिर उनकी ज़रूरतों को आप ध्यान में नहीं दे रहे हो। कैसे कि जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो या फिर जो LGBT कम्युनिटी के इंडिविजुअल या जो कपल्स हैं उनको ART का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। हमारा जो राइट टू प्रिवेसी है, पुट्टा स्वामी केस में जो 2017 में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई मैरिज की जो सैंक्टिटी है ना, वो लिबर्टी ऑफ प्रोक्रिएशन, इसके अलावा फैमिली की चॉइस, लाइफ की चॉइस, ये सारा डिग्निफाइड वे में होना चाहिए। तो जब फैमिली की चॉइस भी राइट टू प्रिवेसी के अंडर आ रही है तो वहाँ पर तो आर्टिकल 21 वो भी वायलेट हो रहा है। इसी तरीके से जो नवतेज जौहर वाला जो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि भाई कैसे भी करके हमें सेम सेक्स के कपल्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप देखोगे तो एक तरफ तो है सरोगेसी रेगुलेशन बिल और दूसरी तरफ है ART। तो यहाँ पर सरोगेसी रेगुलेशन बिल तो है ना, ये तो प्रोहिबिट करता है फॉरेन सिटीजन्स को कि वो यहाँ आकर के हमारे यहाँ पर सरोगेसी नहीं कर सकते। सरोगेसी का मतलब कि 3 पेरेंटल बेबी नहीं होता। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि आप किराए की कोख ले रहे हो फिर उससे बच्चा पैदा करवा रहे हो, ठीक है। तो सरोगेसी का जो केस है वो तो आप फॉरेनर्स को अलाउ नहीं कर रहे हो, जबकि ART में है फॉरेनर्स को एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो। जबकि इंडियन सिटीजन्स जो हैं, जो कि लविंग रिलेशनशिप में है, LGBT कम्युनिटी के हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो किसी कपल के साथ रह रहे हैं, उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो। तो ये तो वाकई में हमारी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पर ART जो बिल है, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो एग डोनर है, ठीक है, एग किसके होते हैं, मदर के, और स्पर्म्स होते हैं फादर के। तो एग डोनर जो होता है, एग डोनर जो है और साथ में वो हार्वेस्ट जो कर रहे हैं, जिसने वोम्ब में अपने यहाँ पर रखे हैं, जिसकी वोम्ब से ही एग निकाले गए हैं, डोनेट किए गए हैं, क्योंकि इनफर्टाइल लेडी हो सकती है उस केस में। तो एग्स जिसने दिए हैं उनकी क्या सिक्योरिटी है, वहाँ पर न तो इनकी कंसेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, ना यहाँ पर उनके पास में राइट है कि वो अपनी खुद के राइट को एक्सप्लॉइट करते हुए या यूज़ करते हुए उस पूरे एक तरीके से एग्रीमेंट में, कि मान लो एक कपल है कोई, तो उसमें ये लेडी है बाहर से B, इन्होंने डोनेट किए एग्स कि भाई ठीक है एग्स तो मैं डोनेट कर दूंगी, बट अगर वो इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहे तो उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, साथ में इनकी सिक्योरिटी कुछ इंश्योर नहीं की जा चुकी है। तो आप देखोगे आर्टिकल 23 जो कि पढ़ते किस टाइटल के अंडर में है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पर तो ये आप जो डोनर है उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो आर्टिकल 23 का भी वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो इंश्योरेंस की बात की जा रही है। अब इंश्योरेंस में न तो वहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया गया है कि कितने सालों तक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जिन्होंने डोनेट किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप डोनर की बात कर रहे हो या फिर जो आपको राइट पूरे थ्रू आउट कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए, वहाँ पर ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं इनको सबॉर्डिनेट दिखाता हुआ मतलब शो कर रहा है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें, जो मैरिड वुमेन है वो ही कहीं ना कहीं एग डोनेट कर सकती है। कैसे कि वो वुमेन जिसके 3 साल का तो कम से कम बच्चा हो। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रही हैं कि हमारे यहाँ पर वुमेन शादी होकर के जाती है अपने ससुराल में, तो हमारे क्या पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जब तक खुद का बच्चा पैदा करके 3 साल का बच्चा ना हो जाए तब तक वो डोनेट नहीं कर सकती है। तो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन का इंपैक्ट यहाँ पर भी है, एग डोनेशन तक पर भी। ये भी अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है। इसी तरीके से जो बच्चा ART से जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको अगर ये पता ना पड़े, उसका राइट तो है ना कि पेरेंटेज के बारे में पता पड़े, ये बहुत क्रूशियल भी होता है उसके लिए और बेस्ट इंटरेस्ट के लिए भी होता है कि हम कैसे भी करके इस ड्राफ्ट को बेसिस पे उसको प्रोटेक्ट करें।
क्योंकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और एक डाउट क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पर तो ये प्रोविज़न है, कोई बात नहीं कि हाँ अभी पेरेंट उसके जो हैं वो उसके सामने हैं, बाकी उसके प्रीवियस क्या प्रोसीजर था क्या नहीं था वो अगर साइड में रखा जाए तो ठीक है। नहीं, बच्चे के सवाल उठता है कि वो बच्चा किसका है, ठीक है, तो आगे फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है। बिल का कहीं ना कहीं एक प्रोविज़न ये है कि जो जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, अब होता क्या है, कल ही अपन ने जो क्रिस्पर कैस 9 का जो अभी बायोकेमिस्ट्री में नोबेल मिला है उसके बेसिस पे अपने पढ़ा, तो एम्ब्रायोज जो बनाए जाते हैं पेट में, जब शुरुआत में जब बच्चा बनता है ना, तो फर्टिलिटी होती है एग्स और स्पर्म्स के बीच में, फिर उसके बाद में एम्ब्रायो क्रिएट होना शुरू होता है। तो आप देखोगे तो जेनेटिक डिजीजेस के लिए हम कहीं ना कहीं जेनेटिक रिसर्च करते हैं, जेनेटिक स्टडी भी करते हैं। तो एम्ब्रायोज को अगर लेकर के उन पे स्टडी करने की बात आए तो बिल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अपने ऊपर ही क्वेश्चन उठाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो भी एम्ब्रायोज डेवलप होंगे बोलो उन पे आप जेनेटिकल डिजीज के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते हो। जैसे कोई ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिजीज चलती आ रही है, कैंसरस कोई जीन है वहाँ पर, उसको अगर चेंज किया जा सके तो वो जो रिसर्च होनी अलाउ की जा रही थी, जो पहले इस बिल का जो ड्राफ्ट आया था ना उसमें तो अलाउ कर दिया गया था कि एम्ब्रायो की टेस्टिंग हो सकती है, जेनेटिक डिजीज के बारे में पता किया जा सकता है। बट इस बिल अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें इसको हटा दिया गया है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो प्रोविज़न आप लेकर के आओ कि जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी बीमारी ऑलरेडी पेरेंट्स में है या फिर जो डोनर है उसमें कोई बीमारी है तो उन बीमारियों को पहले से ही रेक्टिफाई करके फिर बाद में आगे हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स लाई जा सके, जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी होंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ लाने की ज़रूरत है। बिल ठीक है कि एक तरफ अगर अपन देखें, एक तो ये बिल एआरटी बिल, एक एसआरबी, ये दोनों की दोनों सरोगेसी के बारे में और एआरटी को रेगुलेट करती है, अपने को पता है, बट इनमें ओवरलैपिंग भी देखी जा सकती है। बट ये जो बिल है ना ये इन टेंडम वर्क करते हुए दिखाई नहीं देते। मतलब एक तरफ तो सरोगेसी में भी तो आप कॉक किराए की ले रहे हो ना, अब एआरटी में क्या कर रहे हो कि कॉक किराए की ना लेकर के एग्स किराए के ले रहे हो। फर्क कितना सही तो है, खरीद रहे हो एग्स। तो दोनों की दोनों कहीं ना कहीं आप देखोगे रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, बट दोनों बिल्स अपना जो इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए दिखाई दे या इनका प्रोविजंस देखें तो हैंड इन हैंड नहीं है ये बिल्स। एआरटी का कोड तो क्या है कि इसका अनडिफाइंड है कि वाकई में कहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, कौन दे रहा है क्या नहीं दे रहा, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही। क्योंकि इसकी कुछ जो प्रोविजंस है, जैसे कि एसआरबी की बात करें तो वहाँ पर तो कुछ चीज़ें डिफाइंड है। एसआरबी जो आया, एसआरबी मतलब सरोगेटरी रेगुलेटरी बिल, वहाँ पर तो जो प्रोविजंस है वो डिफाइंड है, बट यहाँ पर एम्बिग्यूअस है, क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि कपल किसको बोलेंगे, इनफर्टिलिटी की टर्म क्या है आपके लिए, एआरटी क्लिनिक्स किसको बोलोगे, बैंक्स किसको बोलोगे। तो इन दोनों बिल्स में अगर सिंक्रोनाइजेशन आ जाए तो कितना अच्छा रहे। किसी भी मतलब वही बात है कि ज़्यादा लॉज को आपने, अभी लेबर कोड की बात अपन ने की, उसमें 44 अलग अलग लेबर बिल्स को या एक्ट्स को सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया। तो कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने के लिए ही तो किया, बट आप यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की बात कर रहे हो। एसआरबी भी है, एआरटी भी है, और दोनों एक तरीके की चीज़ों को डील कर रहे हैं, बट उनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो सिंक्रोनाइजेशन लाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से एक चीज़ ये प्रोविज़न है कि एक वुमन दोनों बिल्स, मतलब ना तो सरोगेसी कर सकती है, सरोगेसी कर लेगी तो एआरटी नहीं जा सकती, एआरटी के लिए जा रही है तो सरोगेसी नहीं कर सकती। तो ये भी एक प्रोविज़न है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी तरफ अगर बिल की बात करें तो सरोगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर एडवाइजरी बॉडी भी है, ठीक है। तो सरोगेसी जिस तरीके से काम करती है वहाँ पर एआरटी के लिए भी एडवाइजरी बॉडी है जो कि डिजायरेबल है। ये तो चलो ठीक है, बिल्स में प्रोविजन है। बट जब ये मल्टीपल बॉडीज अगर स्टैब्लिश कर दी जाएंगी अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए, अलग अलग, मतलब दोनों बिल्स एक ही चीज से डील कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग एडवाइजरी बॉडी, तो आप देखो वहां पर कंफ्यूजन आएगा कि नहीं, डुप्लीकेशन होगा कि नहीं। तो सिचुएशन तो और भी ज्यादा एक तरीके से आप देख सकते हो वर्स हो जाएगी। दूसरा अगर अपन देखें पनिशमेंट का प्रोविजन, तो यहां पर पनिशमेंट जो है वो भी डिफरेंटली प्रोवाइड की गई है। एसआरबी में जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू एआरटी। तो यहाँ पर पनिशमेंट में भी एम्बिग्यूटी है, तो वो भी और ज़्यादा ग्रेव बना देगी सिचुएशन को, और ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है।
दूसरा अगर देखें जो बिल की बात करें, एआरटी की बात करें, तो वहां पर तो बेलेबल है, बट एसआरबी में कोई बेलेबल नहीं है, कोई भी जमानत में नहीं छूट के आ सकता। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो कि कहीं ना कहीं दोनों बिल्स में सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप इजीली काम कर सको। और ये जो अपना जो टारगेट है ना, कि जो इनफर्टिलिटी की वजह से जो बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारा परेशानी का सामना करती हैं, वो अपन सॉर्ट आउट कर सके। फाइनली अगर देखें तो इस बिल में 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे पास में एसआरबी का रिकॉर्ड 25 साल का है। तो इस तरीके से सरोगेसी और एआरटी इनके बीच में एक वेरिड रेगुलेशन की ज़रूरत है। एंटिटी सेम है, रेगुलेशन अलग अलग होना चाहिए, बट इन सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों बिल्स को हमें कहीं ना कहीं इन टेंडम लाने की ज़रूरत है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन सेटल करने की ज़रूरत है। अगर एआरटी के प्रीवियस वर्जन की बात करें तो वो बैंक्स पे और क्लिनिक्स दोनों पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पर बात यह है कि वहाँ पर तो डिस्टिंक्शन अलग अलग था, पर यहाँ पर डिस्टिंक्शन भी नहीं है। तो आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे भाई, जो एग्स डोनेट कर रही है लेडी, गैमेट जो डोनेट कर रहे हैं, उनके लिए आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे जब बैंक ही इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगी। अब जब बैंक की डिफाइन नहीं है तो वहाँ पर तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब नॉर्मल बैंक ही वायबल नहीं होते तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। तो आज इस तरीके के प्रोविज़न हम कर रहे हैं जहाँ पर गेमेट डोनेशन की बात हो रही है, एग्स डोनेशन की बात हो रही है, तो उस केस में अगर उनको कॉम्पनसेट नहीं किया गया तो वो आगे क्यों आएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो कपल्स हैं जो इस तरीके एआरटी के थ्रू अपने बेबी को रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो वो तो केवल अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास में ही अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, शॉर्टेज आ जाएगी यहाँ पर तो गेमेट्स की, डोनेट करने वालों की कमी आ जाएगी, क्योंकि जल्दी से कोई करेगा नहीं, और जानकारों में अगर कोई करेगा तो मना कर सकता है, और बाद में कोई वॉलंटरीली करना चाहे उसको आपने रेगुलेट कर रखा है। तो एक कन्फ्यूजन भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे कि एक तरफ तो आप डोमेस्टिक पेरेंट्स को आप अलाउ करते हो कि भाई आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, दूसरी तरफ इंटरनेशनली जो फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पर आकर के एसआरबी में तो नहीं आ सकते बट एआरटी में आ सकते हैं, तो उनके भी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि भाई ठीक है एआरटी अलाउड है तो एसआरबी भी हो ही जाएगा, चलो यहाँ पर सरोगेसी करा लेंगे। तो वो कन्फ्यूजन भी क्लियर करने की ज़रूरत है। लास्ट में राइटर ये बोल रहे हैं कि जो ये बिल है ना, इसको ज़रूरत है कि एक बैंक बनाया जाए और साथ में जो ग्रीवांसेज है, जो भी परेशानी है उन कंट्रीब्यूटिंग पार्टीज़ की, उन ग्रीवांसेस को टाइम पे एड्रेस किया जाए। क्लिनिक्स को एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी अनएथिकल एक्टिविटीज़ ना होने चाहिए। काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली। दोनों बिल्स जो हैं वहाँ पर आप देखोगे पनिशमेंट प्रोविजंस किए हुए हैं 8 साल या 12 साल का, और साथ में हेफ्टी फाइन से बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाता है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि 1994 का जो पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसका पूरा फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट 1994, उसमें आपने पनिशमेंट और फाइन बहुत ज़्यादा रखा था। तो कंप्लाइंस क्या आया? कुछ ही नहीं आया। कंप्लाइंस रिजल्ट ही बहुत कम है। तो आप फाइन और ये जो लगा रहे हो ना पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट 8 से 12 साल का, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला। ये इसका एक्सपीरियंस हमारे पास में है। रही सही में लॉयर्स और जजेस की बात करें जो कि वाकई में जुडिशरी में काम करते हैं, उनके पास में मेडिकल एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। पेरेंट्स तो देखो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हुए आएंगे, तो उनको इस तरीके की क्रिमिनल कोर्ट्स में और चक्कर कटाओगे तो उनके लिए तो और ज़्यादा लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। तो बिल को ज़रूरत है कि सभी बॉडीज़ को बाउंड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो नेशनल अब यहाँ पर जो बिल है, यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, या हमारे जिसके साथ में फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेनर्स के साथ में, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, ये टर्मिनोलॉजी आपने यहाँ पे बिल में डाल रखी है। तो इनको तो एक तरीके से इन टेंडम काम करना चाहिए, साथ में आके काम करना चाहिए, बजाय कि यहाँ पर ये प्रोविज़न डाल के आपने बिल को और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। ये फ्रेजेस हैं, ये तो कंफ्यूज। अब देखो, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेने जाओ तो वहाँ पर आपको बोले कि ये चीज़, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में गए, जैसे आपके पास में कोई क्लिनिक है, वहाँ पर आप कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो, जाके बोलो भाई मेरे बुखार हो रही है, आप मुझे चेक करो। फिर वो बोलेगा नहीं, कानून तो ये कहता है, कानून में तो ये प्रोविज़न है, आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको ये दवाई दे दी और आपके कुछ बीमारी होगी तो आप अपनी कंसेंट दो, ये एग्रीमेंट पर साइन करो पैसे पहले। अरे भाई दवाई देना, ट्रीटमेंट दो ना, आप ये लीगैलिटी में क्यों फंसा रहे हो हमें? तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर एक पेरेंट
हार्डशिप का सामना कर रहा है, वहाँ पर लीगैलिटी में फंसा रहे हो, पनिशमेंट का आप झांसा दे रहे हो, तो वो क्यों एक्सेस करेगा? उनकी इंडिपेंडेंस को आप अंडरमाइन कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, मेडिको लीगल, एथिकल और रेगुलेटरी कंसर्न्स को हमें यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। दोनों बिल्स को सिंक्रोनाइजेशन में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 27 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं इंडिया में। तो उनकी प्रॉब्लम को हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए इन बिल्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कोशिश मैंने पूरी की अच्छे से समझाने की। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। अच्छा आर्टिकल था। कभी भी मेडिकल साइंस या साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड इशू आए तो ये कोट कर सकते हैं। पॉइंट मैंने हाईलाइट भी किए हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।